तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जान चुके थे क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में, जो कि इसमें अभिक्रिया के बारे में हम लोग जाना था ना। अभिक्रिया, उसका रासायनिक समीकरण, उसका अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, है ना। और इसमें ये भी जाने थे कि इसमें से कौन क्या है, किसके बारे में कैसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, इस सभी के बारे में नहीं हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी, है ना। अब जैसे कि इसके पहले हम लोग जाने थे ना कि जिसमें से हमारा ऊपर की तरफ अगर तीर का निशान इंगित करे तो हमारा क्या होता है, वायु बन जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। अगर यही तीर नीचे की तरफ में रहता है तो हमारा क्या होता है, अवक्षेप बच जाता है ना। इस सभी के बारे में हम लोगों ने कुछ अभिक्रिया के बारे में जाना थे, उसका संकेत के बारे में जाना थे कि कौन हमारा ठोस है, द्रव्य है, गैस है, जलीय विलयन है। इस सभी के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया ना। अब उसी के अनुसार से इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे वैद्युत अपघटन, है ना। वैद्युत अपघटन, वैद्युत मतलब क्या होता है, जिसको विद्युत धारा प्रवाहित करके जो अपघटित किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है ना। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करके जिसको हम लोग अपघटित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए, टॉपिक के अनुसार से आज हम लोग फिर चलते हैं वैद्युत अपघटन, है ना। बता रहे कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है ना। अब इसमें बता रहे कि धातु, धातु हम लोग कहते किसे है, इसके पहले बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना। धातु है क्या, देखिए, तो धातु के गुण के अनुसार से अगर उसका आकलन लगाएंगे, उसका अनुमान लगाएंगे, चाहे उसका वर्गीकरण करेंगे, तो इसमें बहुत सारा है, बहुत के आधार पर हम लोग कर सकते हैं ना। जैसे कि नॉर्मली हम लोग जानेंगे जिसमें उष्मा का प्रवाह, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ये हमारा धातु हो गया, मानकर चलते हैं, धातु तो है नहीं, है ना, ये हमारा धातु है। अगर इसमें उष्मा का प्रवाह एक भाग से दूसरे भागों तक चला जाता है ना, यानी कि ए बिंदु से चलकर बी बिंदु तक चला जाता है, तो हमारा क्या धातु है। अब जैसे कि हम लोग लोहा ले लेते हैं, लोहा के एक भाग को गर्म करेंगे तो दूसरा भाग भी वो गर्म हो जाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। लेकिन ऐसा भाग जो मतलब जिसको हम लोग गर्म करें, जिसमें हमारा उष्मा का प्रवाह नहीं हो, वो हमारा क्या है, अधातु कहलाएगा। ठीक है, देखिए, तो इसमें बता रहे कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड, द्रवित ऑक्साइड यानी कि लिक्विड, ठीक है, द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अपघटित हो जाना मतलब बढ़ जाना, खंडित हो जाना, ठीक है, अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर, धातु कैथोड पर यानी कि कैथोड और एनोड होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारा ये बीकर हो गया, ठीक, बीकर यानी कि कोई भी पात्र, इसमें हमारा दो गो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड यानी कि एगो हमारा धन का और एक रहेगा आपका ऋण का, ठीक है। इसको ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं प्लस का, इसको माइनस का, ठीक, इसको ले लेते हैं एनोड, इसको बोल देंगे कैथोड, है ना। और इसमें हमारा एक विलयन है, और विलयन किस चीज का है, NaCl का। इसमें NaCl का एक यौगिक है, जलीय विलयन है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इससे होकर यहाँ पे, जैसे कि हो गया, ये भी हो गया, यहाँ से जोड़कर हम लोग इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है। धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो हमारा NaCl है, Na और Cl, तो NaCl का पहले हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया करा लेंगे, जैसे कि 2NaCl को अपघटित करेंगे तो 2Na प्लस में Cl2, इसमें ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है ना। इसमें अपघटित होगा, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 2, यही तो देख लीजिए यहाँ पे 2NaCl, इसको जब अपघटित करेंगे तो 2Na प्लस में Cl2, देखिए यहाँ हमारा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि क्या है, हमारा लवण है। लवण को जब अपघटित करेंगे तो हमारा Na यानी कि सोडियम और हमारा क्या होता है, क्लोरीन में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही विलयन इसमें बनाएगा। और इसमें से देखिए, इसमें हमारा एक और बात इंगित की होगी कि किसी पे प्लस लगता है, किसी पे माइनस लगता है। क्यों लगता है, हम लोग ऐसे ही तो किसी पे प्लस और माइनस नहीं दे देंगे, है ना। इसको प्लस लगा है, किस पे प्लस लगा है, किस पे माइनस लगा है, इसके पीछे तो कुछ रीजन होगा ना। ऐसे ही तो हम लोग किसी पे प्लस माइनस नहीं कर देंगे। तो देखिए, इसके हम लोग पहले एक और बात जानेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम लोग कहते हैं, ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इस कौन से धातु पर हमारा प्लस आयन बैठेगा, कौन से धातु पे हमारा माइनस आयन बैठेगा, इसके अनुसार से। अब जैसे देखिएगा कि यहाँ पे हमारा सोडियम हो गया, यहाँ पे देख लीजिए
सोडियम, सोडियम का संकेत होता है Na, परमाणु संख्या इसका मान ले तो हमारा कितना होता है 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2,8,1 है ना। तो जिस किसी तत्व के महत्तम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन रहे यानी कि 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन रहे है ना, तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देता है ना। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या कहलाएगा धनायन कहलाएगा। धनायन कहलाएगा तो उसके मूडी पर क्या बढ़ जाएगा जी प्लस आयन बढ़ जाएगा है ना। और जिस किसी तत्व के महत्तम कक्षा में 4 से 7 तक इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 से 7 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या कहलाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या कहलाएगा ऋण आयन। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि जैसे हम लोग किसी से पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं ना, लेते हैं कि आज लेंगे कल तुम्हें दे देंगे, ठीक। तो जब उससे हम पैसा ले रहे हैं तो हम तो ऋणी कहलाएंगे, पुनः हमें चुकाना पड़ेगा है ना। तो जब हम ऋणी कहलाएंगे तो हम तो ऋण में है ना, माइनस में हम, क्योंकि हमें उसको फिर से दोबारा पैसा देना, इसीलिए हम ऋणी कहलाएंगे है ना। तो ये क्या करता है जिसके महत्तम कक्षा में 4 से 7 तक इलेक्ट्रॉन आता है ये लेता है, लेने के बाद से इस पर क्या होता है माइनस आयन बढ़ जाता है। ये लेकर क्या करेगा अपना अष्टक पूरा करेगा, अष्टक यानी कि अपना 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करेगा। और जिसके महत्तम कक्षा में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा नहीं, ठीक है। अब देने वाला हमेशा धनवान होता है इसीलिए उसको धनायन कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब इसी के अनुसार से हम लोग Cl का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन इसका संकेत हो जाएगा Cl। परमाणु संख्या कितना होता है जी इसका हो जाएगा 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2,8,8 है ना, ज्यादा हो गया है ना। तो यहाँ पे लास्ट वाला में अपना से एडिट किया जाता है, 8 7 15 2 17 हो गया ना। तो जिसके महत्तम कक्षा में 4 से 7 तक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने के बाद से क्या कहलाएगा ऋण आयन कहलाएगा। अब जैसे कि इसके महत्तम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितना लेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक में यानी कि क्या होता है अष्टक में यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पे 7 को है तो क्या करेगा एक दूसरे से लेगा, लेने के बाद से अपना अष्टक पूरा करेगा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, ठीक है। तब देखिए जब इसके महत्तम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर क्या होगा माइनस चार्जेस बैठेगा और ये क्या कहलाएगा ऋण आयन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया ना, ये इतना समझ लिए। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे तो जैसे इसमें हम लोग धारा का प्रवाह करेंगे तो ये जो हमारा Na और Cl है ना, तो इसमें देखिए क्या बता रहा कि इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर, धातु यानी कि हमारा क्या कहलाएगा जिसके ऊपर प्लस आयन बैठा होगा हमारा धातु कहलाएगा, जिसके ऊपर माइनस आयन बैठा होगा वो अधातु कहलाएगा। तो प्लस वाला जैसे कि हमारा Na है, Na किससे मुक्त होता है कैथोड पे, यानी कि यहाँ पे मुक्त होगा, ठीक है, यहाँ पे मुक्त हो जाएगा। इसमें अगर क्या होता है अगर चिपक जाता है, चिपक जाने के अनुसार से उसके बाद से इलेक्ट्रोड को हटाकर उसमें से निकाल दिया जाता है, इसका इस तरह से निष्कर्षण किया जाता है ना। और जो हमारा अधातु होगा ना इधर आकर एनोड मार्ट के रूप में यानी कि जिसे हम लोग अशुद्धि कहते हैं इसके रूप में आकर बैठ जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद से हम लोग दूसरा जानेंगे जैसे कि एकल, और इसका देखिए उपयोग, सॉरी देखिए उपयोग में बता रहा है कि धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उसका जो ऑक्साइड होता है ना, अब जैसे कि मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है बॉक्साइड से किया जाता है ना। बॉक्साइड्स को लेकर उसको बहुत सारे विधियों के माध्यम से गर्म करके निक्षालन करके जालन करके इस विधि से उसको प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही हमारा एल्युमिनियम नहीं बन जाता है ना, यानी कि जब उसको हम लोग मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करने को अपराध उसमें क्या रहता है बहुत सारे अशुद्धि रहता है, यानी कि मिट्टी के कण बालू के कण ये सभी रहता है। पहले अशुद्धियों को हम लोग क्या करेंगे शुद्धिकरण करते हैं ना, तब जाकर उसका चूर्ण बनाकर कोयले के साथ मिलाकर चूर्ण के साथ मिलाकर उसको गर्म करके अपघटित करके तब जाकर हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए तो यानी कि बता रहा है कि वैद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड के धातु का निष्कर्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना। देखिए यहाँ पे बता रहा है यौगिक, यौगिक हम लोग कहते किसे है ना, यानी कि तत्व यौगिक और मिश्रण। तो जैसे कि तत्व वो होता है जो हमारा केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे तत्व कहेंगे। अब जैसे कि तत्व का हम लोग उदाहरण जा सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा एक तत्व से मिलकर बना है तो हमारा क्या कहलाएगा
तत्व कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि CO2 बोल दे, तो CO2 हमारा एक क्या है, यौगिक है। क्यों यौगिक है, तो देखिए यहाँ पे C प्लस में O2 मिलकर क्या बनता है, CO2 बनता है। तो I तो हमारा अकेले है तो ये हमारा तत्व कहलाएगा, ये भी अकेले है तो ये भी तत्व कहलाएगा। लेकिन ये दोनों को मिलकर एक नया रूप बनता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, है ना। तो यौगिक का डिफिनेशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि वे पदार्थ या वे तत्व जो मतलब एक से अधिक तत्वों से जो मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ना। दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पीतल हो गया, पीतल को तो ऐसा ही नहीं बनाया जाता, उसका जो बर्तन का पात्र दिया जाता है उसमें बहुत सारे चीज उसमें मिले होते तब जाकर वो हमारा बर्तन बनता है ना। देखिए इसमें बता रहा कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, है ना, उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के अनुसार से जानेंगे, Fe से क्या होता है, फेरस, फेरस यानी क्या होता है, लोहा, है ना। उसके बाद से CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाएगा, जब दोनों मिलकर अभिक्रिया करेगा तो उसके बाद से हमारा बनता है फेरस सल्फेट और साथ में हमारा कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, किसी दूसरे परमाणु द्वारा यहाँ पे हमारा विस्थापित हो जा रहा है, यानी कि कॉपर विस्थापित हो गया। यहाँ पे हमारा Fe और CuSO4 में जब हमारा अभिक्रिया हुआ तो Fe से SO4 से अभिक्रिया कर लिया और Cu हमारा क्या दूसरे परमाणु द्वारा ये विस्थापित हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना। इस सब अभिक्रिया में से एग्जाम में पूछ ही देता है ना, इसीलिए इसको सही से याद कीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा। अगर इसमें आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, है ना। हम हमेशा इसका जवाब देने के लिए, आपका एक कमेंट रहेगा उसका हर एक कमेंट का हम जवाब देंगे, ठीक है। इसीलिए इसको सोच समझ कर पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, जो भी बातें बता रहे एक एक बातों को सही से ढंग से याद कीजिएगा। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।